तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम राहुल अग्रवाल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आंकड़ा आपको देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जो कोर्ट है यानी अदालतें हैं उसमें 76% मामले कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले हिंदुस्तान की कोर्टों में भरमार लगाए हुए हैं। और वो इसलिए है क्योंकि हमारे देश में लोग एस्टेट प्लानिंग नहीं करते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी में ये तो सुनिश्चित करते हैं कि मैं कैसे पैसा कमाऊं, कैसे संपत्ति जोड़ूं, लेकिन हम ये सुनिश्चित नहीं करके जाते कि जो पैसा मैंने कमाया है, जो धन मैंने जोड़ा है, वो आने वाली जनरेशन को कैसे पास होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज ऐसे 5 पॉइंट, ऐसे 5 केस आपके साथ लेके आया हूं जिनकी जानकारी अगर आपको हो तो शायद आप अपनी संपत्तियों का निस्तारण या डिस्ट्रीब्यूशन आने वाली जनरेशन को और सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो बिना देरी के लेट्स स्टार्ट इट। तो आइए जानते हैं कि इन 5 पॉइंट्स की बात हम आपसे कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि हिंदू मेल की डेथ के केस में क्या पूरी की पूरी संपत्ति ऑटोमेटिकली उसकी वाइफ को चली जाती है। देखिए, मैं 1000 से ऊपर इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कर चुका हूं, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में घूमा हूं, लोगों से मिला हूं, और जब भी मैं ये सवाल अपने प्रेजेंटेशन में पूछता था कि बताइए क्या आपकी मृत्यु की दशा में ऑटोमेटिकली आपकी वाइफ आपकी पूरी संपत्ति की अधिकार उसको पहले चले जाते हैं और फिर वो डिसाइड कर सकती हैं कि आगे संपत्ति किसको देनी है। 90% लोग मुझे कहते थे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। प्लीज ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके जाने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी वाइफ को आपके सारे संपत्ति के अधिकार मिल जाते हैं। आपके घर में माता जी, आपके बच्चे, बेटा हो चाहे बेटी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अडॉप्टेड हो, बायोलॉजिकल हो, ये चारों लोग, या मान लीजिए बच्चे ज्यादा हैं तो जितने भी हैं, ये सब बराबर बराबर के अधिकारी माने जाएंगे। अगर आपको अपनी वाइफ को अपनी संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व यानी फुल राइट देना है तो वो सिर्फ और सिर्फ विल के जरिए ही हो सकता है। अगर आपने विल नहीं लिखी और मृत्यु हो जाती है तो माताजी, वाइफ और बच्चे, ये सब बराबर बराबर के अधिकारी माने जाएंगे। इसमें से मान लीजिए किसी बच्चे की डेथ पहले हो जाती है तो उसकी स्पाउस प्लस बच्चे का भी एक हिस्सा होगा। क्लास 1 हेयर्स में यानी पहले उत्तराधिकारी में फादर का स्थान नहीं होता है। माता और वाइफ और बच्चों को बराबर बराबर हिस्से में आपका पैसा बांट दिया जाएगा। तो फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, अगर वाइफ को स्वामित्व देना है तो वो सिर्फ और सिर्फ विल के जरिए ही दिया जा सकता है। दूसरे ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि एक हिंदू फीमेल की डेथ होने के कारण उसकी संपत्ति का निस्तारण किस तरह से किया जाएगा अगर विल नहीं लिखी गई है। तो बड़ा आसान है इस केस में। हस्बैंड और बच्चे, बच्चे मैंने यहाँ 2 लिए हैं, मान लीजिए 3 हैं, इन सब में बराबर बराबर भागों में एक हिंदू फीमेल की विल नहीं लिखने की स्थिति में इस तरीके से संपत्ति का निस्तारण किया जाएगा। अगला केस लेते हैं जहां पे एक हिंदू फीमेल है और हस्बैंड नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, और मान लीजिए बच्चे भी नहीं हैं। अब ऐसी हिंदू फीमेल जिसके बच्चे भी नहीं हैं और हस्बैंड भी नहीं है, उनके विल बिना लिखे अगर वो चली जाए दुनिया से तो उनकी संपत्ति किसको जाएगी। प्लीज ध्यान दीजिए, इनकी संपत्ति हस्बैंड के लीगल हेयर्स में जाएगी। अब आप सोचेंगे हस्बैंड है नहीं, संतान है नहीं, तो फिर लीगल हेयर्स हस्बैंड के कौन बच गए। फादर लीगल हेयर्स माने नहीं जाते, राइट, क्लास 1 में। तो किसको जाएगी संपत्ति। संपत्ति अगर मदर जिंदा है हस्बैंड की तो पूरी की पूरी संपत्ति मदर इन लॉ को चली जाएगी। यानी एक बहू जो जिसका एसेट है, जिसने विल नहीं लिखी है और हस्बैंड और संतान नहीं है, तो संपत्ति चली जाएगी मदर इन लॉ। देखिए, एक बात और समझते हैं, चौथा पॉइंट जो है कि मान लीजिए एक हिंदू फीमेल है और उनका हस्बैंड है। अब ये चाइल्डलेस कपल है, इनके संतान नहीं है, और इस केस में हिंदू फीमेल के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट किया हुआ है विल के जरिए अपनी बेटी को, और उसी प्रॉपर्टी में हस्बैंड और वाइफ दोनों रह रहे हैं। दुर्भाग्यवश इस हिंदू फीमेल की डेथ हो जाती है और इन्होंने अपनी विल नहीं लिखी होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो संपत्ति
इस हिंदू फीमेल को अपने माता पिता से मिली थी, ये संपत्ति इस हिंदू फीमेल के डेथ के बाद दोबारा वापस उसके माता पिता की तरफ ही चली जाएगी। इस संकट से बचने के लिए अगर इस हिंदू फीमेल ने अपने पति के फेवर में अगर विल लिख दी होती इस प्रॉपर्टी को लेकर, तो ये संपत्ति हस्बैंड को मिल सकती थी, लेकिन विल नहीं लिखी तो ये संपत्ति वापस और हिंदू फीमेल के माता पिता की तरफ ही चली जाएगी। आखिरी पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं उसकी बात करने वाला हूं, जो हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में हम लोग करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि नॉमिनी हमने बना दिया, अब हमने जिसको नॉमिनी बनाया है वो ही हमारे पैसे का मालिक है। ये भ्रांति भी आज दूर कर लीजिए। नॉमिनी पैसे का मालिक नहीं होता, नॉमिनी सिर्फ पैसे का केयर टेकर होता है। जब मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में आपने देखा था कि हिंदू मेल चला जाता है और मान लीजिए 4 लोग उसके लीगल हेयर्स हैं। वहां भी अगर वाइफ को किसी ने नॉमिनी बना दिया और ये सोचे कि वाइफ को सारा पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो माता और बच्चे उसमें पैसा क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपको रियल ऑनरशिप किसी संपत्ति की देनी है तो आपको विल फेवर में बनानी ही होगी। लेकिन 2 ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं जिसमें अगर आप नॉमिनी बना देते हो तो वो नॉमिनी ऑनर माना जाता है, और ये दोनों फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये समझिए कि आपका विल बनाना, आपके जीते जी आपको ये भी निश्चित करके जाना कि आपकी संपत्तियों का बंटवारा आपके जाने के बाद कैसे होगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि आपकी जानकारी जरूर बढ़ी होगी, और मैं आप सबसे ये भी उम्मीद करता हूं कि आप एस्टेट प्लानिंग को थोड़ा सीरियसली लेंगे और अपनी विल समय रहते लिखेंगे, ताकि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।